उस समाज के किसी भी नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है। और निश्चित रूप से उस समाज के लोगों में रोष है जो नीतीश कुमार जी, मैं किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन जनता के दिलों में मैं राज करता हूँ, उनके दिलों में मैं बस गया हूँ। और सुपौल लोकसभा के चप्पे चप्पे पर मैं जा चुका हूँ और हर एक जाति धर्म के लोग आज बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं, उनसे जुड़े हैं। और बैद्यनाथ मेहता में सुपौल लोकसभा क्षेत्र का, सुपौल जिला का जो भी जिला स्तरीय कमेटी थी, मेरे इस्तीफा के फौरन अगले दिन उन्होंने उस कमेटी को ही भंग कर दिया। जो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं 80 से 90%, जदयू के 50 से 60%, राजद के 40% वोटर और कार्यकर्ता बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, चुनावी यात्रा के दौरान लगातार सीमांचल के इलाकों में हम मौजूद हैं। पूर्णिया, कटिहार, आसपास के लगभग सभी इलाकों की तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब हम आ गए हैं सुपौल के इलाके में। देखिए, सुपौल के इलाके में लड़ाई बड़ी सिंपल है। दो गठबंधन हैं, दोनों गठबंधनों की तरफ से प्रत्याशी चयन कर दिया गया है। जहां जदयू की तरफ से, एनडीए की तरफ से दिलेश्वर कामत हैं, वहीं दूसरी तरफ से चंद्रहंस चौपाल को आरजेडी से कल फाइनल टिकट दे दिया गया है। लेकिन लड़ाई में ये दो ही नहीं है। आपको पता होगा, इस सीट पर लगातार पिछले 3 सालों से मेहनत कर रहे हैं एक्स IRS बैद्यनाथ मेहता। वो लगातार अपने लोगों के बीच मौजूद रहे, सबसे ज़्यादा जनसंपर्क किया। RLM की तरफ से उनका दावा था, उपेंद्र कुशवाहा के सेनापति बनकर यहाँ पर आए थे, लेकिन उनकी पार्टी को एक ही टिकट मिल पाया है, जिसके बाद लगातार वो अपने लोगों से बातचीत करके एक रणनीति बना रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से पूर्णिया में पेच फंसा, पप्पू यादव तीसरे मोर्चे के तौर पर आए तो थे कांग्रेसी बनकर, लेकिन तीसरे मोर्चे के तौर पर उनको वहाँ से लड़ना पड़ा। ये उनके कार्यकर्ताओं का दबाव था, उनके समर्थकों की मांग थी कि उन्हें वहां से चुनाव लड़ना है। कुछ ऐसी ही परिस्थितियां आपको सुपौल में भी देखने को मिल सकती हैं। हम जहां इस वक्त मौजूद हैं, ये फारबिसगंज है, जहां पर बैठक चल रही है बैद्यनाथ मेहता की अपने कोर ग्रुप के साथ। एक बड़ी जनसभा करने जा रहे हैं और फैसला करने की तैयारी कर रहे हैं कि आखिर निर्दलीय उतरना है या नहीं उतरना है। देखिए, तैयारी तो उनकी निर्दलीय भी थी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ मौजूद थे। और आप देख सकते हैं हमारे राइट साइड में अंदर जो लोग बैठे हुए हैं वो इस तैयारी में हैं, बातचीत में हैं कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। हम अंदर चलते हैं, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बैद्यनाथ मेहता जी भी मौजूद हैं, उनके कोर ग्रुप के लोग भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि ये बैठक जो लगातार चल रही है, ये इस मामले को लेकर चल रही है कि आखिर आगे की रणनीति क्या होगी। देखिए, एनडीए में उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी। उपेंद्र कुशवाहा के सिपाही बनकर लगातार जनता के बीच थे, इसी कारण इन्होंने नौकरी छोड़ी थी। लेकिन अब रास्ता क्या होगा आगे? देखिए, दोनों गठबंधनों के प्रत्याशी तो घोषित हो चुके हैं, इसलिए किसी गठबंधन से लड़ना या किसी दल से लड़ने की संभावना तो समाप्त हो गई हैं। ऐसे में क्या रणनीति बन रही है सर? देखिए, हम लोग पिछले 1 साल से जनता के बीच जा रहे हैं और हर एक जाति धर्म के लोगों से हमने संपर्क ही नहीं केवल साधे हैं, हमने उनके साथ रिश्ते भी बनाए हैं। और वह रिश्ता हमारा इतना प्रगाढ़ है जो किसी भी परिस्थिति में वो हमारे साथ हैं और रहेंगे। जहाँ तक बात चुनाव लड़ने की है, तो निश्चित रूप से हम लोग जब मैदान में आए हैं तो यहाँ डटे रहेंगे। यह संदेश मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। और जो लाखों जनता है सुपौल लोकसभा क्षेत्र की, उनके भावना के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। कोई राजनीतिक पार्टी अगर चाहे सुपौल के जनता के साथ खिलवाड़ करे, यह बैद्यनाथ मेहता मरते दम तक नहीं होने देगा जी। और निश्चित रूप से जब हम चुनाव मैदान में आए हैं तो वहाँ डटे रहेंगे, चाहे निर्दलीय ही हमको इन सुपौल की जनता के लिए अगर उनकी आवाज़ बनकर हमें लड़ने की ज़रूरत पड़ी, मैं निश्चित रूप से उनकी आवाज़ बनकर लड़ूंगा और निर्दलीय भी मैं मैदान में ज़रूर रहूँगा। दो गठबंधनों का दौर है सर, ऐसे में आपके लोग लगातार आपको जो आप लोग की रायशुमारी हो रही है उसमें निष्कर्ष शायद यही निकल रहा है कि निर्दलीय लड़ना है। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग लड़ रहे हैं। और इस संदर्भ में हमने 12 अप्रैल को जी दिन के 11 बजे सिमराही के मिथिला उत्सव भवन में एक बैठक का आयोजन भी हमने किया है जी, जहां 14 प्रखंड के
मुख्य कार्यकर्ता वहाँ आएंगे, उनसे हम लोग सलाह मशविरा करेंगे और 17 अप्रैल को मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूँ और उसकी एक सभा भी ITI मैदान सुपौल में होने जा रही है, जिसमें हमारे समर्थक सुपौल के कोने कोने से आएंगे। और मैं आपके माध्यम से आह्वान भी कर देना चाहता हूँ, जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो 12 अप्रैल को सिमराही में मिथिला उत्सव भवन में जो आयोजन है उसमें ज़रूर आवें, अपने विचार रखें, हमारा हौसला बढ़ावें, अपने मंतव्य को रखें, आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। और 17 अप्रैल को सुपौल के ITI मैदान में हजारों हजार की संख्या में मैं आह्वान करता हूं बैद्यनाथ मेहता के जो भी समर्थक हैं, जो भी शुभचिंतक हैं, अभिभावक हैं, माता बहनें हैं, युवा नौजवान साथी हैं, वो सभी सुपौल के हमारे नॉमिनेशन कार्यक्रम में भाग लें। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूँ। ये पुरानी बातें तो नहीं छेड़नी चाहिए, लेकिन आप जिस तरह से आए थे बिहार में, आपने मेहनत जिस पार्टी के लिए की, उस पार्टी से तो टिकट नहीं मिल पाया, उस पार्टी को तो एक ही टिकट मिल पाई, लेकिन आपका नाम राजद की तरफ से भी लिया जा रहा था। इस सीट पर आप एक हॉट केक की तरह थे, हर जगह आपका नाम था, लेकिन किसी ने भी प्रथम चॉइस नहीं रखा आपको। देखिए, राजनीति में मैं निश्चित रूप से नया हूँ और हमारे साथ जिस तरह से बर्ताव हुआ तो मुझे लगता है ये राजनीतिक पार्टियां नहीं चाहती है जो पढ़े लिखे लोग, जो जनता के मुद्दे से, जनता के सरोकार के मुद्दे से के लिए आते हैं राजनीति में, ऐसे लोगों की एंट्री राजनीति में हो, उनको बढ़ने से पहले, फूलने से पहले उसको कुचल दिया जाता है जब कली के रूप में होता है। तो मुझे लगता है यह जो प्रयोग है या ऐसा अगर कोई पार्टी सोचती है तो मैं मानता हूँ यह राजनीति अच्छी नहीं है। निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो लोकप्रिय हैं, जो जनता की बात को रखना चाहते हैं, समाज हित के लिए, समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए। और निश्चित रूप से मेरे साथ कम से कम ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मैं किसी दल से नहीं हूँ, लेकिन जनता के दिलों में मैं राज करता हूँ, उनके दिलों में मैं बस गया हूँ और उनकी आवाज़ के लिए, उनकी जन भावना को ध्यान में रखते हुए मैं निश्चित रूप से चुनाव मैदान में आऊँगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते दिनों हमने देखा कि आपकी सभाएं जो पिछले 2.5-3 सालों से हो रही हैं, भीड़ आप काफ़ी इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन इसमें पॉलिटिकल कार्यकर्ता भी तो थे ना, कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के, कभी NDA के, कभी राजद के, अब आप अकेले उतर रहे हैं, तो क्या वो भीड़ देखने को मिलेगी? देखिए, सुपौल लोकसभा क्षेत्र की जहाँ तक बात हो, मैं जिस पार्टी में था, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल, जो बाद में नाम उसका राष्ट्रीय लोक मोर्चा हुआ जी, उसके 5 से छोड़ करके जितने कार्यकर्ता थे, कम से कम 18 से 20 हजार कार्यकर्ता जी, पंचायत स्तर के, वो आज बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं। और इसी डर से उपेंद्र कुशवाहा जी ने सुपौल लोकसभा क्षेत्र का, सुपौल जिला का जो भी जिला स्तरीय कमेटी थी, मेरे इस्तीफा के फौरन अगले दिन उन्होंने उस कमेटी को ही भंग कर दिया, क्योंकि 5 कार्यकर्ता छोड़ करके उसके पास आज सुपौल जिला में 5 से ज़्यादा कार्यकर्ता नहीं। छला हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी को दोष नहीं दे सकता, मैं मानता हूँ उनकी भी मजबूरी रही होगी और इस 1 साल में हमने कुछ सीखा भी उनसे है और मैं उन पर कोई दोषारोपण नहीं करूँगा। लेकिन मेरा मानना है उनका जो निर्णय है, एक सीट लेकर के किसी पार्टी या गठबंधन में चला जाना, मेरा व्यक्तिगत मानना है यह उनकी राजनीतिक सबसे बड़ी भूल है।
और आगे आने वाले समय में वह इनका एहसास भी करेंगे। मेरा तो मानना था वह किसी कार्यकर्ता को लड़ा देते अगर एक ही सीट पर लड़ना था, लेकिन उन्होंने जो किया है तो उनके पार्टी के आज जो लोग जुड़े हैं धीरे धीरे उनसे अलग होते जा रहे हैं और आने वाले समय में अलग हो जाएंगे और उपेंद्र जी भी फिर अकेले अलग थलग पड़ गए हैं और पड़ जाएंगे। बैद्यनाथ जी, आप बड़ी प्रैक्टिकल बातें करते रहे हैं आज तक। ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मिथिलांचल सीमांचल में जो एक ट्रेंड चल गया है कुर्सी में कि पप्पू यादव लड़ जाएंगे, और भी जगहों से सुन रहे हैं वैसी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, तो उसी ट्रेंड को आप भी फॉलो कर रहे हैं? देखिए, सुपौल इतिहास रचेगा, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। यह एक उदाहरण ही पूरे देश में था जो कोई भावी उम्मीदवार एक साल से प्रतिदिन चुनाव लड़ रहा था। ऐसा इस देश में किसी लोकसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है और हमने प्रत्येक दिन 7, 8, 10 सभाएं की है इस सुपौल लोकसभा क्षेत्र में। और सुपौल लोकसभा के चप्पे चप्पे पर मैं जा चुका हूं और हर एक जाति धर्म के लोग आज बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं, उनसे जुड़े हैं। और बैद्यनाथ मेहता में आज सुपौल में कोई भी राजनीतिक समीकरण नहीं बचा है और इस सारे समीकरण जो ऊपर वाले नेता समझ रहे हैं यह हमारा समीकरण है, जातीय समीकरण, वह ध्वस्त हो चुका है सुपौल में। और इसका आप निश्चित रूप से प्रभाव आप चुनाव में जरूर आप जिस जातीय समीकरण से हैं सुपौल में उसकी बहुसंख्यता है, लेकिन अगर हम कागज पर देखें तो एनडीए का ही वोट काटिएगा ना आप, कहीं ना कहीं से वॉकओवर मिल जाएगा महागठबंधन को। देखिए, सुपौल की जहाँ तक बात है तो आप सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जाइए, 100 में 100 लोगों से आप अगर पूछेंगे तो 80 आदमी कहेंगे जो हम बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं, चाहे वह हिंदू हो, हिंदू के कोई भी जाति हो। जातीय गोलबंदी को कैसे तोड़िएगा सर? अब आप अकेले हैं, जातीय गोलबंदी को कैसे तोड़िएगा? मैं उस समय भी अकेला था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो है यहाँ बैद्यनाथ मेहता लेकर के उसकी पार्टी थी, नहीं तो उस समय भी 5-7 लोग थे और आज भी वही 5-7 लोग हैं। बाकी हमने पार्टी बनाई, हमने सींचा है पार्टी को और हमने 18-20 हज़ार कार्यकर्ताओं की फौज इकट्ठा की थी और वो आज सभी हमारे साथ इंटैक्ट हैं। और अभी तो यह स्थिति है जो बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं 80 से 90%, जदयू के 50 से 60%, राजद के 40% वोटर और कार्यकर्ता बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं। और आप गणना कर लीजिए जो चुनाव का परिणाम होगा वह क्या होगा। आपके तो भाजपा के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, एनडीए के लगभग सभी दलों के साथ रिश्ते अच्छे हैं। ऐसा नहीं हो कि नामांकन की बात आपने कर दी, आपको बोला जाए कि बैठ जाइए, कुर्बानी दे दीजिए। देखिए, आप जिस तरह की बात कर रहे हैं वैसी बातें बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा तो नहीं ना हुआ सर नीतीश कुमार के आ जाने की वजह से आप लोग का बना बनाया काम बिगड़ गया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया? देखिए, नीतीश जी की जहाँ तक बात करें, उनका अस्तित्व ही खतरे में है, उनके पार्टी का अस्तित्व खतरे में है और ये चुनाव के बाद उनकी क्या स्थिति होगी यह उनको भी पता है। अब उनके वोटर कहाँ जाएं यह उनको समेटना बड़ा मुश्किल है नीतीश कुमार जी को। उन्होंने सेकेंड लाइन के किसी नेता को पिछड़े समाज से नहीं बनाया जिस समाज का वो वोट लेते रहे, जो उनके कोर वोटर हैं। जो भी 2-4 लोग उनके इर्द गिर्द हैं, निश्चित रूप से उस समाज का वोट उसे नहीं जाता है। वो लवकुश समीकरण के नेता थे, अति पिछड़ा समाज के नेता थे, जिनका एकमुश्त वोट उनको मिलता रहा है पिछले 18 साल से। और उस समाज के किसी भी नेता को उन्होंने आगे नहीं बढ़ाया है और निश्चित रूप से उस समाज के लोगों में रोष है जो नीतीश कुमार जी
ने हमारे साथ छलावा किया है, हमारा वोट ही लिया है, हमारे साथ छलावा। सर, नीतीश कुमार आ तो गए हैं, आपने बताया भी कि किस तरीके से ये एनडीए के पक्ष में जाएगा या उनके खिलाफ जाएगा, लेकिन नीतीश कुमार को जितनी सीटें मिली हैं उन पर जो प्रत्याशी चयन हुआ है, लोग लगातार ये बोल रहे हैं कि एक तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ, क्या भाजपा को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी की जो राजनीति रही है पिछले कई चुनाव से, एक और एक 11 वाली राजनीति वो करते हैं। एक आपका है, उसमें एक हम बैठा देते हैं, 11 हो गए, अब आप अपना एक ले लीजिए, 10 हमारा है। ऐसी राजनीति है नीतीश कुमार जी की। वो 43 सीट लेकर के विधानसभा सदस्य लेकर के वो मुख्यमंत्री बनते हैं। अब जिनका उनसे 2 गुना है वो मुख्यमंत्री उस दल के नहीं हैं। और मुझे आश्चर्य होता है किस आधार पर भाजपा ने उन्हें 16 सीटें बिहार में दे दी। सीटें दे दी, वहां तक ठीक भी लग रहा था। 16 सीट में उन्होंने जो उम्मीदवार दिए हैं वह भी बड़ा आश्चर्य है। कई लेवल के सर्वे कराती है बीजेपी, और उसमें इन 16 में से 8-9 ऐसे उम्मीदवार थे जिनके जीतने का चांस 20% भी नहीं था। और नीतीश कुमार जी ने उन्हीं को दोबारा फिर कैंडिडेट बनाया। हमें तो बहुत बड़ी गहरी साजिश लगती है जो बीजेपी की सरकार ना बने, मोदी जी की सरकार दोबारा ना आवे, इस तरह के उम्मीदवार को जिस तरह से जदयू ने उतारा है। कई सीटों पर नए चेहरे आपकी तरह आए थे, बक्सर में भी आनंद मिश्रा आए थे, और भी सीटों पर लोग आए थे। क्या लगता है कोई साजिश के तहत क्या सबको बिठा दिया गया इस बार, या कंसीडर नहीं किया गया? देखिए, नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य के बारे में बार बार चर्चा भी होती है, उसकी स्मरण शक्ति के बारे में भी चर्चा होती है, और कई बार सभा में बोलते बोलते भी, या उनका जो कई बयान पिछले कुछ महीनों में आया है, अभी भी स्टेज पर जो उनकी कुछ एक्टिविटी रही है प्रणाम करने वाली या और भी कुछ तरह की, तो इन सब बातों से लगता है जिस तरह की आशंकाएं लोग करते हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, कहीं वह सच भी तो ना है। और जो उम्मीदवार का चयन है, जो उनके रणनीतिकार हैं, निश्चित रूप से वहाँ हमें कुछ बड़ी रणनीति नहीं लगती है, हमें तो बड़ी साजिश लगती है। सुपौल में आपकी सीधी लड़ाई किससे है, दिल अशोक अहमद से या चंदन चौपाल से? मेरा मानना है सुपौल में मेरी लड़ाई इन दोनों में से किसी से नहीं है। हम तो जनता के नेता हैं और हम जनता के दिल में बसे हैं, और ये दोनों ही लोग जो उनके कैडर वोट हैं उनका अगर 40% भी उसे आ जाए तो मैं मानता हूँ बहुत हो गया। बिल्कुल कहीं लड़ाई नहीं है। जहाँ तक राजद के कैंडिडेट की बात है तो लोग इनका नाम तक सुनना नहीं चाहते हैं, और जो जदयू के कैंडिडेट हैं सर्टिफिकेट के हिसाब से उनकी उम्र 78 वर्ष है, और शारीरिक रूप से भी वह स्वस्थ कई साल से नहीं है। जनता जब भी पूछती है तो बताते हैं एम्स में इलाज कर रहे हैं, बीमार हैं, खुद दुखी हैं। और मैं एक प्रश्न भी खड़ा करता हूं, क्यों न उम्मीदवार का भी फिजिकल फिटनेस टेस्ट हो। जो 80 साल के हो गए आप खुद स्वस्थ नहीं हैं और जनता की भलाई के लिए आप चल रहे हैं, जनता का प्रतिनिधित्व करने जा रहे हैं। 30 से 35 लाख की संख्या होती है एक लोकसभा क्षेत्र में, उसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और आप खुद बीमार हैं, असहाय हैं और स्वस्थ हैं, तो आप जनता की क्या भलाई कीजिएगा। हमें तो लगता है एक उम्र के बाद निश्चित रूप से फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, जो आप जनता की सेवा करने लायक हैं या नहीं है। और मेरा मानना है सुपौल के जो उम्मीदवार हैं जदयू के, वह कहीं से जनता
की भलाई करने के लिए, जनता की सेवा करने लायक नहीं है। उनको खुद सेवा की ज़रूरत है। और दूसरी बात मैं कहता हूँ, जब पिता जब बूढ़ा हो जाता है, जब उनके कंधे उतने मजबूत नहीं होते हैं, तो वह अपने बेटे को भार दे देता है, अब ये भार तुम ही संभालो। मेरा यही मानना है, अब ये लोग वृद्ध हो चुके हैं, ये खुद तो सौंप नहीं सकते हैं अपनी गद्दी। जनता जरूर कहेगी जो अब आप अपनी गद्दी सौंप दीजिए बैद्यनाथ मेहता को, क्योंकि आपके कंधे अब कमज़ोर हो गए हैं, आपके कदम अब जो है सीधी नहीं चलती है, आप सेवा करने लायक नहीं है। इसका जवाब जनता उसे देगी, और जो खुद नहीं जाता है जनता उसको धकेल करके, उसे धक्का मार करके गद्दी से उतार भी देती है। और सुपौल की जनता इस मामले में जागरूक है, और मैं मानता हूँ इस चुनाव में वही होने वाला है। 17 तारीख को नामांकन कर रहे हैं आप, सभी दलों के लोग आएंगे? निश्चित रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सुपौल में सभी दल के लोग दिल से बैद्यनाथ मेहता के साथ जुड़े हैं। दल से नहीं भी हों, दिल से बैद्यनाथ मेहता के साथ हैं। और यह आप 17 तारीख को भी देखेंगे, यहाँ 7 मई को चुनाव है उस दिन भी देखेंगे, और 4 जून को रिजल्ट है उस समय भी पता चलेगा। देखिए, एनडीए के बने बनाए समीकरण में कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ी सेंधमारी अब सुपौल में हो रही है, सेंधमारी नहीं बल्कि एक तो तैयारी इस तरह से कर रहे हैं इनके लोग लगातार, इनके साथ आप देख सकते हैं बैठक चल रही है, तय किया जा रहा है कि आगे की रणनीति क्या होगी। इन्होंने साफ तौर पर एक्सक्लूसिवली भारत लाइव पर यह बात कही है कि 17 तारीख को नामांकन करेंगे, और कोई पहला या दूसरे मोर्चे से किसी से लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई में खुद हैं। और सीधे तौर पर एक बड़ा ऑप्शन के तौर पर लगातार 3 साल से इस क्षेत्र में घूम रहे थे, विभिन्न राजनीतिक दलों के फर्स्ट चॉइस भी थे, लेकिन अंततः जो समीकरण बना उसमें इनको टिकट नहीं मिला। ऐसे में इनके कार्यकर्ता इन्हें इस बात का हिम्मत और मजबूती दे रहे हैं कि ये चुनाव लड़े और इस क्षेत्र से जीत कर जाए। यानी कहीं ना कहीं सीमांचल, कोसी, मिथिलांचल की एक और सीट अब हॉट सीट सुपौल बन गई है बैद्यनाथ मेहता के दावे के बाद। बने रहिए भारत लाइव पर, लगातार खबरें जारी रहेंगी। 17 तारीख को भी किस तरीके की भीड़ जुटती है, क्या कार्यक्रम होता है, वो भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।